Hi, this is Nikita Vaidya and today we are going to see the topic of return on investment, that is ROI. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो तीन बेसिस हो सकते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल. तो फाइनेंशियल में सबसे पहले हम देखेंगे ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाम से क्या पता चल रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना रिटर्न आया वो ये बताता है, राइट? हमने इसके पहले ये वर्ड कहाँ सुना था? इन्वेस्टमेंट सेंटर में. जब की परफॉर्मेंस मेजर जो होता है वो है ROI एंड RI, ये हमने पढ़ा था. तो आज हम देखेंगे कि ये ROI क्या है, कैसे मेजर करते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस जितना भी रिटर्न आया इन्वेस्टमेंट पे. रिटर्न मींस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रॉफिट यानी कितना रिटर्न आया इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हर एक रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं उस पे कितना प्रॉफिट आया, राइट? सपोज इसका आंसर आता है 0.19, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक रुपए जो इन्वेस्ट किए उसमें प्रॉफिट अर्न हुआ 0.19 रुपी यानी 19 पैसा. हर एक रुपए पे 19 पैसा अर्न किया, इसका मतलब ये होगा, राइट? नाउ ये देखेंगे कि प्रॉफिट जो है कौन सा प्रॉफिट है. प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस होता है EBIT, मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहाँ पे हम वो प्रॉफिट लेंगे. अगर क्वेश्चन में EBIT नहीं दिया है या फिर ये पता नहीं लगाया जा सकता किसी भी तरीके से तो हम लेंगे NOPAT, मींस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? सो प्रॉफिट कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. और अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया है तब हम क्या लेंगे? NOPAT. अब हम क्या देखेंगे कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है. कैपिटल एम्प्लॉयड है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट? टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट. ऐसा क्यों? ये हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में देखेंगे, इजियर होता है इसमें देखना. तो ये क्या हो गए? टोटल एसेट्स हो गए माइनस करेंट लाइबिलिटी, राइट? या फिर एक दूसरा तरीका होगा इक्विटी प्लस डेट. ये ले मतलब ये पूरे एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी ले या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट ले, मतलब वही होगा, राइट? इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट? अब ये जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स सॉरी जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स में क्या आ जाएंगे? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, राइट? तो जो नॉन करंट एसेट्स है उसको हम तीन तरीके से वैल्यू कर सकते हैं. नेट बुक वैल्यू पे, हिस्टोरिकल वैल्यू पे और तीसरा हो सकता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे. नेट बुक वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई वो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जिस पे खरीदा था वो, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस आज अगर हम वो एसेट बदलना चाहे और उसके बदले कोई दूसरा खरीदना चाहे तो वो जो दूसरे नए एसेट की वैल्यू है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. यानी नॉन करंट एसेट को तीन तरीके से वैल्यू कर सकते हैं: हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू, राइट? सो हमने ये देख लिया कि प्रॉफिट क्या होता है, हमने ये देख लिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है. सो बेसिकली ROI इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेटेड फॉर एवरी रुपी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय. यानी हर एक रुपी का इन्वेस्टमेंट, हर एक रुपी का जो कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है उस पे रिटर्न यानी उस पे प्रॉफिट, उसको बोलेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मींस प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय. कितना प्रॉफिट आया, जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया उस पे. तो प्रॉफिट कौन सा होगा? प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट इज after depreciation but before tax, means EBIT. Now
कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या फिर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट? अब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट एसेट्स भी होंगे। नॉन करंट एसेट्स वैल्यू कर सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे या फिर नेट बुक वैल्यू पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जिस कॉस्ट पे उस एसेट को खरीदा था वो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मींस अगर आज हम वही एसेट खरीदने जाए तो वो कॉस्ट, और नेट बुक वैल्यू मींस डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज जो वो एसेट की वैल्यू है वो है नेट बुक वैल्यू, राइट? नाउ हम देखेंगे एडवांटेजेस ROI के। तो पहला एडवांटेज क्या है? इट इज इन लाइन विथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। इन लाइन विथ ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न देखते हैं किसी कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो उसको बोलते हैं ROCE, और डिवीजन का देखेंगे तो ROI। सो इट इज इन लाइन विथ ROCE, ऑर्गेनाइजेशन का ROCE और डिवीजन का ROI, राइट? सो ये एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि लाइन में है तो कंपैरिजन करना इजी हो गया ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन का। नाउ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट साइज डिविजन्स इज पॉसिबल। मीन्स क्या? रिलेटिव कंपैरिजन क्यों पॉसिबल होता है डिफरेंट साइज के डिवीजन में? क्योंकि इसमें हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स हर एक रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट आया वो हम देखते हैं। तो चाहे छोटा डिवीजन हो या बड़ा डिवीजन हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं हर एक रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे कितना प्रॉफिट आया, राइट? परसेंट बेसिस पे होता है तो डिवीजन में कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो दो एडवांटेज है बेसिकली, इट इज इन लाइन विथ ROCE और रिलेटिव कंपैरिजन इज इजी एंड पॉसिबल, राइट? नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ ROI। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि एज ऑफ एसेट्स के साथ ROI भी बढ़ता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे एसेट्स की एज बढ़ती जा रही है, सपोज एसेट्स खराब हो गए, उनको नहीं रखना चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, फिर भी मैनेजर उनको होल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि ROI बढ़ रहा है, और अगर ROI बढ़ रहा है डिवीजन का, मतलब ये बोला जाएगा कि मैनेजर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो जो एसेट्स है पुराने हो जाएंगे, फिर भी मैनेजर उनको होल्ड करके रखेगा। ये कैसे होगा? देखिए, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट? तो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, सपोज उनको नेट बुक वैल्यू पे अगर हम वैल्यू करें तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन माइनस होता जाएगा। हर साल ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हर साल ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, यानी डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, यानी जो टोटल ROI है वो बढ़ता जाएगा, राइट? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, अगर कम होगा तो टोटल वैल्यू है तो वो तो बढ़ेगी ना। तो हर साल क्या होगा? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता जाएगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, तो ROI बढ़ता जाएगा, राइट? सो इससे क्या होगा? मैनेजर होल्ड करके रखेंगे उन एसेट्स को जो पुराने हो गए हैं, जो खराब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उससे ROI बढ़ रहा है, राइट? और सेकेंड क्या होगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज जब डिफरेंट होती है तो ये डिसएडवांटेज है। जैसे अब यही एग्जांपल में देख लेंगे, जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। सपोज एक डिवीजन में हमने लगाया SLM मेथड, एक डिवीजन में हमने लगाया WDV मेथड। अगर दोनों डिवीजन के डेप्रिसिएशन पॉलिसी अलग अलग होंगे तो उनमें कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आंसर तो अलग आएंगे ना WDV और SLM से। तो इसलिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से जो कंपैरिजन है वो डिफिकल्ट होता है। जैसे इन्वेंट्री की भी पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए दो डिसएडवांटेज क्या होगा कि एज के एसेट के साथ ROI बढ़ता है तो मैनेजर उसको होल्ड करके रखेंगे पुराने एसेट्स को जो खराब है। सेकंड हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी अगर डिफरेंट होगी तो कंपैरिजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा दो डिवीजन के बीच में, राइट? नाउ थर्ड है डिसएडवांटेज
गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस हमने इसके पहले वीडियो में भी देखा था कि गोल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जब डिवीजन के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेम नहीं होते हैं तो उसको हम बोलेंगे गोल कॉन्ग्रुएंस। जो मैनेजर है वो डिवीजन के हिसाब से डिसीजन लेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का उसमें कोई फायदा नहीं होगा, या ऑर्गेनाइजेशन की तरह से हम सोचे तो डिसीजन कुछ अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे गोल कॉन्ग्रुएंस। उसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ये एग्जाम्पल है, राइट। इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो अवेलेबल है वो 20 लाख के है, कंट्रीब्यूशन 2 लाख का, 1.4 लाख का, रिटर्न ऑन प्रपोज प्रोजेक्ट यानी ROI 10% 7%, प्रेजेंट ROI ऑफ डिवीजन 13 और 5%, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का जो है 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस जो मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी 8% तो मिलना ही चाहिए रिटर्न, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 8% इन दिस एग्जाम्पल, राइट। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से पहले हम देखेंगे डिवीजन के एंगल से, ठीक है। तो 13% का ROI है इस डिवीजन का, नया प्रोजेक्ट आया है वो हमें रिटर्न देगा 10%, यानी एवरेज आउट करेंगे तो 13 से कम हो जाएगा नया प्रोजेक्ट लेने पे, तो मैनेजर ये जो है नहीं लेंगे इस प्रोजेक्ट को, राइट। अब डिवीजन बीटा है, उसमें क्या होगा, नया प्रोजेक्ट 7% का है, पुराना ROI 5% का है, एवरेज आउट करेंगे तो ROI बढ़ेगा, तो जो मैनेजर है वो ये प्रोजेक्ट को ले लेंगे। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखेंगे। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखते हैं तो हमको मिनिमम 8% रिटर्न चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस रेट ऑफ रिटर्न जो मिनिमम एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है। और ये हमें प्रपोज प्रोजेक्ट 8% दे रहा है, मतलब मिनिमम से ज्यादा दे रहा है, 8 से ज्यादा दे रहा है, तो हमको ये प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। और अगर हम डिवीजन बीटा में देखें तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 8% है, और जो हमें नया प्रोजेक्ट है वो 7% दे रहा है, मींस कम दे रहा है, राइट। तो हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब गोल कॉन्ग्रुएंस हुआ, राइट। कैसे कि डिवीजन के एंगल से देखे तो मैनेजर को ये नहीं लेना चाहिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इसे ले लेना चाहिए। और अगर हम डिवीजन बीटा में देखें तो डिवीजन के एंगल से मैनेजर ये ले लेगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से हमें ये नहीं लेना चाहिए, राइट। तो 3 मेजर डिसएडवांटेज है ROI के। इट इंक्रीजेस विद द एज ऑफ असेट्स, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में क्रिएट कंफ्यूजन, क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग अलग आंसर्स आएंगे, 2 डिवीजन कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। फिर थर्ड है गोल कॉन्ग्रुएंस। ये भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि गोल कॉन्ग्रुएंस कैसे एक डिसएडवांटेज है ROI का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ROI, डिसएडवांटेजेस ऑफ ROI, एडवांटेजेस ऑफ ROI। अगर इन सभी कंसेप्ट और इन सभी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।